नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास है, आखिरी बार है ये SGPGI के एग्ज़ाम पे, और ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, इंपॉर्टेंट MCQs है विद एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप SGPGI या साथ ही साथ RML के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन किसे बोलते हैं? जो डिलीवरी कंडक्ट करती हैं, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिशियन ऑर्डर दी मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे हम MgSO4 भी बोलते हैं, ठीक है। और जिसको प्रेगनेंसी के टाइम पे कब यूज़ किया जाता है? प्री इक्लेम्शिया की कंडीशन में। प्री इक्लेम्शिया की कंडीशन में क्या होता है? प्री इक्लेम्शिया में होता है BP हाई होता है और प्रोटीन यूरिया दोनों की कंडीशन देखी जाती है प्री इक्लेम्शिया में। तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, एक वुमन है प्री इक्लेम्शिया की जिसको मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन ऑर्डर हुआ है। सो द नर्स शुड अंडरस्टैंड दैट द पर्पस ऑफ दिस इंजेक्शन इन दिस क्लाइंट। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि इस पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट जो मिल रहा है ये क्यों दिया जा रहा है, क्या पर्पस है मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन का। तो चार ऑप्शन देख लेते हैं। टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, to reduce the proteinuria, to prevent the seizures, and to prevent the preterm labor. So the right answer is option number C, to prevent the seizures. बिकॉज अगर प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन एक्लेम्शिया की कंडीशन में डेवलप हो गई तो उस कंडीशन में पेशेंट को सीजर्स आने के चांसेस हैं, जिसको कि प्रिवेंट करने के लिए MgSO4 दिया जाता है पेशेंट को। एंड द मेन एम ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द magnesium sulfate injection to prevent the seizure. Magnesium will act like the calcium and interrupt the signal transmission in hyperstimulated neurological system. Hyperstimulated neurological system में जो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है उसको इंटरप्ट करता है मैग्नीशियम। तो सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन दिया जाता है टू द प्रेग्नेंट वुमन इन द कंडीशन ऑफ प्री एक्लेम्शिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लाइंट ल्यूसी। The client Lucy receive her biophysical profile test result for her fetus। जो सिस्टर है हमारी, ठीक है, एक क्लाइंट है लूसी जिसको बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट की रिपोर्ट मिल चुकी है, और वो किसकी है? फीटस की है, और फीटस का स्कोर है 6, ठीक है। एंड क्लाइंट आस्क द नर्स हाउ टू इंटरप्रिटेट दिस रिजल्ट। तो पेशेंट ने नर्स से पूछा कि इस रिपोर्ट के 6 स्कोरिंग का मतलब क्या है। तो नर्स का सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहने वाला है इस कंडीशन में? चार ऑप्शन में से आप बताएंगे। इट्स ए नॉर्मल फाइंडिंग एंड फीटस इज हेल्दी, नीड टू रिपीट टेस्ट आफ्टर 24 आवर्स, हाई रिस्क फॉर द फीटल हाइपोक्सिया, एंड इट इंडिकेट द IUD इंट्रा यूट्राइन डेथ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नीड टू रिपीट द टेस्ट आफ्टर द 24 आवर्स। 24 आवर्स 24 घंटे के बाद इस टेस्ट को फिर से रिपीट करने की ज़रूरत है दोस्तों। जो बायोफिजिकल प्रोफाइल होती है वो हेल्थ स्टेटस जो होता है फीटस का मदर के वूम्ब में, वो मेज़र करने के लिए किया जाता है। और अगर बच्चे का जो है इट मेज़र द 5 कॉम्पोनेंट्स, बेबी के 5 कॉम्पोनेंट्स को मेज़र किया जाता है बायोफिजिकल प्रोफाइल में, जैसे कि बेबी का हार्ट रेट, मसल टोन, मूवमेंट, ब्रीथिंग, एंड द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड अराउंड द बेबी। एंड जितने भी ईच पैरामीटर हैं हैज़ अ मैक्सिमम स्कोर ऑफ 2, और इनका जो मैक्सिमम स्कोर है वो 2 है, एंड जो मिनिमम स्कोर है वो 0 है। किसका? बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट का। सो द टोटल स्कोर फॉर द टेस्ट इज़ 10। सो जो टोटल स्कोर होता है इस टेस्ट का वो 10 होता है, ठीक है। मिनिमम स्कोर 0 हो सकता है और मैक्सिमम 10 हो सकता है, ठीक है। सो जो इंटरप्रिटेशन थी एज फॉलो, स्कोर ऑफ 8 to 10। अगर 8 to 10 का जो स्कोर है तो वो ये शो करेगा कि बेबी जो है हेल्दी है, ठीक है। अगर स्कोर 6 to 8 आएगा पॉइंट, सो क्या होगा? रीटेस्ट करने की ज़रूरत होती है 24 आवर्स में, ये ध्यान से देख लेना। एंड अगर स्कोर 4 आता है, ये 4 से नीचे आता है, लेस आता है, दैट्स मीन द बेबी हैविंग द प्रॉब्लम, यानी कि बच्चे को कोई दिक्कत है मदर के वूम्ब में, जिसकी वजह से उसका बायोफिजिकल प्रोफाइल का जो स्कोर है वो 4 आया है या उससे लेस आया है साथियों, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फैमिली प्लानिंग रूम नर्स, फैमिली प्लानिंग के रूम में जो नर्स है वो एजुकेट कर रही है वुमन को रिगार्डिंग द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के रिगार्डिंग जो एजुकेशन दे रही हैं वुमन को. शी इंस्ट्रक्टेड हर टू टेक द पिल्स ऑन द सेम डे एवरी डे. नर्स ने वुमन को क्या इंस्ट्रक्शन दी है, उसने ये बोला है कि इस पिल्स को डेली सेम टाइम पे लेनी है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द स्टेटमेंट. सो जो मैंने अभी स्टेटमेंट बताया, इसके पीछे का जो स्टेटमेंट है, इसके पीछे का रीज़न क्या है स्टेटमेंट के, ठीक है. सो इट्स अ रूटीन to reduce the side effect of OCPS, oral contraceptive pills, and to maintain the hormone level in the blood and to prevent the drug interaction. So the right answer is option number C, to maintain the hormonal level in the blood, because same time intake every day will help to maintain the blood level of hormones and thus prevent the hypophyseal access from the secretion of the FSH and LH, and thereby prevent the ovulation. And next question, which of the following dietary pattern is best for the client with gout. गाउट का पेशेंट है हमारे पास और उसका बेस्ट डाइटरी मैनेजमेंट क्या होगा वो बताना है आपको. सो लो प्यूरिन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, फाइबर रिच फूड्स एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट. ओके, सो गाउट की कंडीशन में क्या होता है, जो यूरिक एसिड है ना वो इंक्रीज हो जाता है. अब लो प्यूरिन डाइट लेनी है, बिकॉज जो प्यूरिन कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में. और प्यूरिन डाइट हाई लेंगे तो यूरिक एसिड इंक्रीज होता जाएगा. सो अगर लो प्यूरिन डाइट लेंगे तो जो यूरिक एसिड है उसका लेवल बढ़ेगा नहीं ब्लड में. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, लो प्रोटीन डाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड इज डायग्नोज्ड विद फियोक्रोमोसाइटोसिस के साथ एक बच्चा डायग्नोज हुआ है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट मैनिफेस्टेशन विल इंडिकेट द चाइल्ड इज इन क्राइसिस. 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा मैनिफेस्टेशन ये इंडिकेट करेगा कि जो चाइल्ड है क्राइसिस में है, चाइल्ड को क्राइसिस की कंडीशन है अभी. डायस्टोलिक बीपी अगर 75 mmHg है, सो दिस इज द राइट आंसर. If the heart rate 98 beats per minute, so this is the right answer also. And if the patient having the rhabdomyolysis, this is the right answer. And option number D, urine output of 30 ml per hour. So आपको ये बताना है कौन सा right answer है. अगर पेशेंट को रैमडोमायोलाइसिस की कंडीशन हो रही है तो ये इंडिकेट करेगा कि बच्चा है वो क्राइसिस की कंडीशन में है. रैमडोमायोलाइसिस क्या होता है? फियोक्रोमोसाइटोसिस एक रेयर कंडीशन है जो कि यूजुअली नॉन कैंसरस बिनाइन ट्यूमर होता है जो डेवलप होता है एड्रिनल ग्लैंड में. और ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है आपको पता होना चाहिए. ये जो आपकी किडनीज होती है इसके सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं इसे, टॉप ऑफ द किडनी, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है. एंड जो कॉम्प्लिकेशन है फियोक्रोमोसाइटोसिस की वो ये इंक्लूड करती है रैमडोमायोलाइसिस एंड एक्यूट रीनल फेलियर. एंड जो रैमडोमायोलाइसिस है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, सिंड्रोम है विच रिजल्ट फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ स्केलेटल मसल्स की जो फाइबर्स है उसका ब्रेकडाउन होता है और साथ ही साथ जो मसल्स के कंटेंट है वो सर्कुलेशन में लीक करते हैं. सो द नर्स शुड अलर्ट द patient and access for the complication of rhabdomyolysis. I hope you all are understanding these concepts. So the next question is pain and muscle spasm. एक्चुअली थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ पा रही है. तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा आवाज़ भी लो है और एक्सप्लेनेशन में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है. आप कॉपरेट कीजिएगा साथ में प्लीज़. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पेन एंड मसल स्पाज्म एसोसिएटेड विद डिस्क हर्निएशन. जो पेन एंड मसल स्पाज्म है वो एसोसिएट करता है किसके साथ? डिस्क हर्निएशन के साथ. ठीक है, अगर पेशेंट के स्पाइन में डिस्क हर्निया है या स्लिप डिस्क है मान लेते हैं, ठीक है, जो डिस्क है वो बल्ज हो चुकी है, उसकी वजह से पेशेंट को पेन और मसल स्पाज्म रहेंगे. सो जो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा वो पूछा है यहाँ. पहला है कि लाई डाउन इन द सुपाइन पोजीशन. सेकंड में बोला है
टीच द मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। सी में बोला है ऑलवेज वियर द बेल्ट, एंड डी में बोला है यूज द हॉट एंड कोल्ड compresses along with analgesics. So the right answer is option number D. Okay. नेक्स्ट इज कोलेडोकोलिलिथियासिस। यहाँ पे बोला है कोलेडोकोलिलिथियासिस का मतलब क्या है? स्टोन इन पेनक्रियाटिक डक्ट, स्टोन इन द कॉमन बिलियरी डक्ट, स्टोन इन सिस्टिक डक्ट एंड स्टोन इन यूरेथ्रा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कॉमन बिलियरी डक्ट में स्टोन प्रेजेंट होने की वजह से उसे बोलते हैं हम कोलेडोकोलिलिथियासिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, a surgery to remove the lung cancer and small portion of the healthy tissue। एक ऐसी सर्जरी जिसमें क्या करते हैं, लंग कैंसर को रिमूव करते हैं एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ हेल्दी टिश्यूज़ के भी कुछ स्मॉल पोर्शन को रिमूव करते हैं, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? लोबेक्टमी, वेज रिसेक्शन, सेगमेंटल रिसेक्शन एंड न्यूमोनेक्टमी। सो आपको जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए एंड डी दोनों ही हैं, ठीक है। बिकॉज लोबेक्टमी में क्या करते हैं, जो लंग्स के लोब्स होते हैं वो रिमूव करते हैं, ठीक। एंड न्यूमोनेक्टमी क्या करते हैं, होल जो लंग्स होते हैं ना, एक यानी कि पूरा नहीं, ठीक है। जो न्यूमैक्टमी में लंग्स ही रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे अब दोनों लंग्स की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पे एक लंग्स की बात कर रही हूँ। अगर एक लंग्स को रिमूव कर दिया तो वो न्यूमोनेक्टमी कहलाएगी। बट इसके तो 2 या 3 लोब होते हैं ना, जैसे कि लेफ्ट में आपके 2 लोब्स होते हैं और राइट में आपके 3 लोब्स होते हैं, उनमें से कोई एक लोब को रिमूव करेंगे तो वो आपका लोबेक्टमी बनेगा, ठीक है। सो मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा मैंने क्या बोला आपको। ऑप्शन नंबर बी में आपने देखा होगा वेज रिसेक्शन लिखा था, तो इसका मतलब क्या होता है, एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो कि लंग कैंसर को रिमूव करता है एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ हेल्दी, ठीक है, हेल्दी स्मॉल पोर्शन को भी रिमूव करता है। एंड सेगमेंटल रिसेक्शन में क्या होता है, टिश्यू रिमूविंग अ लार्ज एरिया ऑफ लंग। अब लार्ज एरिया ऑफ लंग को रिमूव करते हैं तो सेगमेंटल रिसेक्शन बोलते हैं। एंड लोबेक्टमी में क्या होता है, सर्जरी होती है टू रिमूव द वन ऑफ द लंग्स 5 लोब्स। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमैक्टमी, सॉरी ऑप्शन न्यूमैक्टमी में बोला है रिमूवल ऑफ द इंटायर लंग, सभी पूरे लंग्स को रिमूव करने को बोलते हैं न्यूमैक्टमी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विपल प्रोसीजर। विपल प्रोसीजर जो है वो किस कंडीशन में किया जाता है या क्या होता है ये जानते हैं हम। पहला है पैनक्रियाटिकोजेजुनोस्टमी, पैनक्रियाज प्लस जेजुनम में एक ओपनिंग करेंगे, उसको बोलते हैं क्या, ये आपको बताना है। इलियो पैनक्रियाटमी, इलियम और पैनक्रियाज में एक ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं इलियो पैनक्रियाटमी, ठीक है। एंड गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी एंड पैनक्रिटिकोड्यूडेनेक्टमी, पैनक्रियाज का कुछ पार्ट और ड्यूडनम का कुछ पार्ट जो रिमूव कर दिया गया है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जब पैनक्रियाज का हाफ पार्ट या स्मॉल पार्ट या ड्यूडनम का स्मॉल पार्ट रिमूव करेंगे तो उस ऑप्शन को हम या टर्म्स को बोलेंगे पैनक्रिटिकोड्यूडेनेक्टमी। यहाँ पे देखा आपने, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। जो विपल प्रोसीजर है ऑल्सो नोन एज दी पैनक्रिटिकोड्यूडेनेक्टमी, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन टू रिमूव द हेड ऑफ द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के हेड को रिमूव किया जाता है एंड फर्स्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडनम उसे भी रिमूव किया जाता है, द गॉल ब्लैडर एंड द बाइल डक्ट ऑल्सो। सो द विपल प्रोसीजर इज यूज टू ट्रीट द ट्यूमर एंड अदर डिसऑर्डर ऑफ द पैनक्रियाज, ठीक है। ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो अदर डिसऑर्डर्स होती है पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन एंड बाइल डक्ट्स की, उस लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप इमेज में देखें एक बार, इमेज में क्या दिखा रखा है, ये बिफोर सर्जरी है, ये आफ्टर सर्जरी है। बिफोर सर्जरी तो ये नॉर्मल है, बट आफ्टर सर्जरी आप देखिए, आफ्टर सर्जरी देखिए यहाँ पे हेड ऑफ द पेनक्रियाज नहीं है और साथ ही साथ ड्यूडनम को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे गॉल ब्लैडर भी नहीं है, कॉमन बाइल डक्ट भी नहीं है, ठीक है। सो ये है पैनक्रियाटिकोड्यूडेनेक्टमी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, patient scheduled for the surgery and instructed
टू रिमूव द नेल पॉलिश। पेशेंट का जो है सर्जरी शेड्यूल हुआ है और उसको बोला है नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है कि जब सर्जरी के लिए पेशेंट को लेके जाते हैं तो उससे कुछ टाइम पहले जब पेशेंट प्री ऑपरेटिव कंडीशन में होता है तो पेशेंट को नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए बोला जाता है। तो पहला आपका जो ऑप्शन है, टू ऑब्जर्व द क्लबिंग ऑफ फिंगर to detect the cyanosis which is caused by the low oxygen level, and both A and B and none of the above. So the right answer is option number B, to detect the cyanosis. साइनोसिस की कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए जो कि लो ऑक्सीजन लेवल की वजह से कॉज्ड होती है साथियों। एंड यूज़ ऑफ वेपोराइज़र इन ओटी। ओटी में वेपोराइज़र को यूज़ करने का यूज़ क्यों किया जाता है? ओटी में वेपोराइज़र क्यों यूज़ किया जाता है? To maintain the required humidity in the OT, to make sure the required air exchange occur in OT, and deliver the given concentration of volatile anesthetic agents and disinfect the environment air in OT. So जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। जितना भी कंसंट्रेशन होता है वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट्स का उसे डिलीवर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल और एक जनरल मेडिसिन है, आप सभी को पता है इसका क्या थेरेप्यूटिक यूज़ होता है। टू प्रिवेंट दी नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेन रिलीफ, मोशन सिकनेस एंड ऑल ऑफ दी अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू पेन रिलीफ। ये फीवर के लिए भी यूज़ होती है, एंटीबायोटिक है, बट 4 ऑप्शन में जो लिखा है हमें वो आंसर चूज करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, पेन रिलीफ, इज द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ इंजेक्शन पैरासीटामोल। क्या प्राइमरी एक्शन होगा एक पैरासीटामोल इंजेक्शन का? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एंटीपायरेटिक। आपको जो है राइट आंसर है दोस्तों। द जैक्सन प्रेट ड्रेन, ये एक ड्रेनेज है जिसे बोलते हैं हम जैक्सन प्रेट ड्रेन, जो कि यूज़ होता है इन दी ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्जरी एक्सेप्ट वन। यानी कि 4 ऑप्शन में से ये सभी सर्जरी में यूज़ होता है किसी एक को छोड़ के। सो आपको जैक्सन प्रेट ड्रेन के बारे में बताना है कौन सी सर्जरी में ये यूज़ होता है। थोरेसिक सर्जरी, हेड एंड नेक सर्जरी, abdominal surgery, and breast reduction and breast reconstruction surgery. So the right answer is ये हेड एंड नेक सर्जरी में यूज़ नहीं होता है, ये एब्डोमन, थोरेसिक, ठीक है, ब्रेस्ट की सर्जरीज में यूज़ होता है जैक्सन प्रेट ड्रेनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पे एक बार इमेज देख सकते हैं, इसे बोलते हैं हम जैक्सन प्रेट ड्रेनेज। ओके, आप देख रहे हैं ये इमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग द लीवर बायोप्सी प्रोसीजर। लीवर बायोप्सी प्रोसीजर के टाइम पे अप्रोप्रिएट पोजीशन आपको बतानी है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में बोला है हाई फॉलोअर्स पोजीशन, बी में बोला है फॉलोअर्स पोजीशन, एंड सी में बोला है सुपाइन पोजीशन होगी। साथ में जो आर्म्स हैं, राइट आर्म्स हैं, उसे रेज किया जाएगा एंड एक्सटेंड बिहाइंड द हेड, हेड के पीछे रख लिया जाएगा। आप सुपाइन लेटना और अपना जो राइट आर्म है उसे मोड़ के अपने सिर के नीचे लगा लेना, ये बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर सी में। एंड डी में बोला है लेफ्ट लेटरल पोजीशन विद राइट आर्म रेज्ड अबव द हैंड। सो तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। द पेशेंट शुड बी स्पाइन विद हिज हर आर्म्स, राइट साइड आर्म नियर द एज ऑफ द बेड, एंड द पेशेंट्स राइट आर्म शुड बी अबव द हेड, and the feet should be angled across the bed to expand the intercostal space as much as possible. Okay, and the next question, the most unreliable, यहाँ पे अनरिलायबल बोला है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसकी रिलायबिलिटी सही नहीं है, और वो बोला है कि मोस्ट अनरिलायबल मैथड बताना है फॉर द स्टरलाइजेशन। सो सनलाइट, ड्राइंग, हीटिंग एंड फिल्ट्रेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सनलाइट जो है आपका मोस्ट अनरिलायबल मैथड है फॉर द स्टरलाइजेशन, बिकॉज सनलाइट एक नेचुरल मैथड है स्टरलाइजेशन का, और जो माइक्रोसाइडल एक्टिविटीज़ होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज एंड इट इज़ नॉट स्पॉडिसाइडल। ये क्या है, ये माइक्रोसाइडल एक्टिविटीज़ जो होती है ना यूवी रेज में, ठीक है, बट जो सनलाइट में क्या होता है स्पोरोसाइडल
स्पोरोसाइडल जो है ना फीचर्स नहीं होते हैं। यानी कि जो स्टरलाइजेशन है वो क्या करता है, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, साथ ही साथ उसके स्पोर्स को भी। बट सनलाइट में क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं वो किल नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से इसे अनरिलायबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बोला गया है दोस्तों। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर सेट इन द ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव जो होता है स्टरलाइजेशन के लिए, इसमें प्रेशर कितना सेट किया जाता है? सो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, 15 LB। ठीक है, 15 LB जो है इसका प्रेशर होता है ऑटोक्लेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्कोप इज स्टेरलाइज्ड बाय। एंडोस्कोप को कैसे स्टेरलाइज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटर एल्डिहाइड के थ्रू, जिसको साइडेक्स भी बोलते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, ग्लूटर एल्डिहाइड जो है यूज़ करते हैं फॉर एंडोस्कोप स्टेरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एक्सेप्ट वन। 4 में से कोई 3 ऑप्शन है जो गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए है, और कोई एक ऑप्शन है जो कि विटामिन ए का गुड सोर्स नहीं है दोस्तों। सो पहला ऑप्शन है वाइट पोटैटोज, कैरेट, एप्रिकॉट्स एंड एग यॉल्क। सो राइट आंसर आपका वाइट पोटैटोज है, बिकॉज कैरेट, एप्रिकॉट और यॉक से एग यॉक में जो है विटामिन ए की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, बट वाइट पोटैटोज में नहीं होता है विटामिन ए अच्छे अमाउंट में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमम फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में जो ऑप्टिमम फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इंडिया ने कितना रिकमेंड किया है? 1 to 2 ppm, 3.3 to 5 ppm, 0.3 to 0.5 ppm एंड 0.1 to 0.2 ppm। तो इसका जो आंसर है वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। सो मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और आज की वीडियो में ज़्यादा जान नहीं रही है क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है, जिस वजह से मैं आज काफ़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। एंड ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट नहीं मिलेगी, इससे काफ़ी अच्छी मिलेगी नेक्स्ट वीडियो आपको। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स।